Dear student, today we will discuss about national interest. National interest is the important topic of international politics because कोई भी कंट्री हो, कोई भी देश हो, अगर हम उसके बात करें उसकी पॉलिसीज के, उसके इंटरनेशनल स्ट्रक्चर की या फिर इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की, तो हम देखते हैं कि कोई भी देश वो जितनी जितनी भी अपनी इंटरनेशनल एक्टिविटीज करता है या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो इन्वॉल्व है, उन सब के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, सबसे महत्वपूर्ण धारणा जो होती है, वह उसका नेशनल इंटरेस्ट होता है। वह नेशनल इंटरेस्ट के माध्यम से ही अपनी सारी एक्टिविटीज हैंडल करता है और उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, किसी भी देश का जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो मेन उद्देश्य होता है, वह कहीं ना कहीं जो है वह नेशनल इंटरेस्ट की बेस पे ही होता है, नेशनल इंटरेस्ट के आधार पे ही होता है और वह उसी के आधार पे ये डिसाइड करता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि जो भी चीजें उसके नेशनल इंटरेस्ट के अचीवमेंट पे अपना हेल्प देती हैं, अपना जो है रोल देती है, वो उसके लिए इम्पोर्टेंस होता है। जो नहीं देती है उसको अवॉइड करता है, उससे बचने की कोशिश करता है। राष्ट्रीय हित जो होता है, जो नेशनल इंटरेस्ट है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि यह जो है किसी भी देश के किसी भी अगर एक्टर जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जो एक्टर हैं, उनके आपसी संबंधों को या उनके जो अपने रिलेशंस होते हैं, रिलेशंस को डेवलप करने में या फिर रिलेशंस को डिफाइन करने में नेशनल इंटरेस्ट की एक इम्पोर्टेंट रोल या भूमिका होती है। क्योंकि यह इसी के माध्यम से कोई भी राष्ट्र जो अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है, कोई भी राष्ट्र अपनी जो विदेश नीति बनाता है, मूलतः वह अपनी मतलब उसका जो बेसिक होता है, बेसिक क्या है कि उस फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से वह अपने राष्ट्रीय हितों की या नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करना चाहता है या उसको प्राप्त करना चाहता है। इस किसी भी कंट्री के जो फॉरेन पॉलिसी है, जो विदेश नीति है, उसका उद्देश्य जो है वह कहीं ना कहीं राष्ट्रीय हितों की पूर्ति है। इसीलिए जब वो फॉरेन पॉलिसी की बात होती है, जब फॉरेन पॉलिसी पे विचार होता है, तो फॉरेन पॉलिसी जो है वह कहीं ना कहीं हर देश की फॉरेन पॉलिसी उसके राष्ट्रीय हितों पे ही आधारित होती है, राष्ट्रीय हितों पे ही बेस होती है। तो जब हम किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी को अगर हम एनालाइज करें, हमें अगर किसी देश की फॉरेन पॉलिसी को हम समझने की कोशिश करते हैं, अगर समझते हैं, तो हमें यह दिखाई देगा, हमें यह समझ में आएगा कि यह जो फॉरेन पॉलिसी है, यह जो है वह उस देश के नेशनल इंटरेस्ट को प्रेजेंट करने वाली है, उस नेशनल इंटरेस्ट के आधार पे है। और हम जब किसी की भी फॉरेन पॉलिसी को अगर इवेलुएट करते हैं, हम किसी भी कंट्री के फॉरेन पॉलिसी को जब उसको उसका जो मूल्यांकन करते हैं, तो हमारे मूल्यांकन करने या इवेलुएट करने का जो क्राइटेरिया है, जिस स्केल पे हम उसको जज करते हैं, वो स्केल नेशनल इंटरेस्ट ही है। अगर वो नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने में हेल्पफुल है तो वो फॉरेन पॉलिसी बेहतर है, बेस्ट है। और अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बेहतर नहीं है, बेस्ट नहीं है, या फिर हम अपने फॉरेन पॉलिसी के कारण जो है वो फेल हो चुके हैं। तो हमारे अचीवमेंट, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अचीवमेंट से ही हमारे फॉरेन पॉलिसी भी जो है वो डिफाइन होती है। और हमारे जो है नेशनल इंटरेस्ट के बेस पे ही हमारी जो अपनी जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, हमारा जो फॉरेन पॉलिसी का या कह लीजिए कि हमारी विदेश नीति का जो स्ट्रक्चर होता है, वह इसके आधार पे डिफाइन किया जाता है। फॉरेन अगर हम बात करें कि आखिर राष्ट्रीय हित, हर देश के अपने अपने राष्ट्रीय हित होते हैं, हर देश के अपने अपने राष्ट्रीय हित होते हैं और कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसके अपने राष्ट्रीय हित ना हो। और वह इन्हीं हितों के माध्यम से, इन्हीं हितों के द्वारा, इन्हीं नेशनल इंटरेस्ट के बेस पे जो है वो अपनी पॉलिसी क्रिएट करता है। क्योंकि जैसे अगर हम आप कोई भी हैं, हमारे जो अपने नेशनल, हमारे जो इंटरेस्ट होते हैं, हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, रिलेशन डेवलप करते हैं, संबंध बनाते हैं। जो भी हमारी लाइफ में जो कुछ होता है, हम अपनी लाइफ को अपने इंटरेस्ट के बेस पे ही गवर्न करते हैं, चलाते हैं। अगर हमें अपने इंटरेस्ट के बेस पे अगर गवर्न करके नहीं चलाएंगे तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं फेल हैं। ठीक सेम इसी तरह अगर हम किसी नेशन की पॉलिसी को, नेशन की अगर नेशन की बात करते हैं, तो हर नेशन का अपना एक नेशनल इंटरेस्ट होता है, अपना एक जो है अपना एक हित होता है। और उस हित को, उस नेशनल इंटरेस्ट को ही वो सेंटर में रख के अपनी सारी पॉलिसी, अपनी सारी एक्टिविटीज, अपने ट्रेडीज, कॉन्ट्रैक्ट, अपने जो डिबेट्स हैं
या अपने जो ये कह सकते हो कि डेलीगेशन भेजने से लेकर कोई भी एक्टिविटी जो इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई भी नेशन कंडक्ट कर रहा है या कर रहा है, तो उसके पीछे उसका नेशनल इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब हम देखें तो दो, जैसे अगर हम बात करें तो दो तरह के हमारे जो है नेशनल इंटरेस्ट को हम अगर ऐसे बात करें मोटा मोटी, हम उसको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक वह जो हमारे प्राइमरी है, जो प्रमुख एक इम्पोर्टेंस नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, और कुछ होते हैं कि जो कम इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक, तो इनको जो है हम एक या कह सकते हैं कि प्रमुख हित है और एक गौण हित है। तो अगर प्रमुख हित की बात करें, जैसे अगर हम आपसे बात करें, अगर हम मान लें एज एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछे कि आपका सबसे मेन इंटरेस्ट क्या है, तो हर इंसान की जो सबसे पहली प्राथमिकता होगी वह सेल्फ प्रिजर्वेशन होगी, स्वयं की सुरक्षा होगी। इंसानों से ही नेशन बनता है, इंसानों से ही राष्ट्र बनता है। तो अगर हम राष्ट्र की बात करते हैं, तो इंसानों से अगर राष्ट्र बनता है, हम राष्ट्र की बात करते हैं, तो हर देश की जो हर देश का अगर जो पहला नेशनल इंटरेस्ट होगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे प्रमुख जो नेशनल इंटरेस्ट होगा, वह उसकी सुरक्षा होगी, और वह सुरक्षा के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं कर। जब हम बात करते हैं किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी की, तो फॉरेन पॉलिसी को बात करते समय हमें यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी देश जब अपने नेशनल इंटरेस्ट के बेस पे अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है, तो उस फॉरेन पॉलिसी में वह सबसे इम्पोर्टेंट अगर प्लेस किसी चीज को देता है, तो वह उसका नेशनल सिक्योरिटी है या फिर उसकी इंटीग्रिटी है। वह किसी भी कीमत पे अपने नेशनल सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के साथ कोई जो है समझौता नहीं कर सकता, किसी तरह का कोई समझौता नहीं कर सकता। दूसरा जो है उसका जो दूसरा बेस है वह है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। हर कंट्री यह चाहती है कि उसकी जो फॉरेन पॉलिसी बने, उसकी जो विदेश नीति हो, वह जहां उसकी जो है नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रख रही है, साथ ही साथ वह जो है यह भी ध्यान में रखे कि उसका जो आर्थिक विकास है, जो उसका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, वह भी कहीं से भी जो है वो मैनेज ना हो, कहीं से भी वह कम ना हो। उसका जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वह अनवरत चलता रहे और वह लगातार बढ़े, न कि घटे। तीसरा जो है वह है फेवरेबल वर्ल्ड ऑर्डर। अगर फेवरेबल वर्ल्ड ऑर्डर है या फिर फेवरेबल जो है वर्ल्ड सिस्टम है, तो आप हर चीज अपने स्थिति के हिसाब से, अपने हितों के हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो यह जो कोई भी देश अपने जब राष्ट्रीय हितों को बनाता है, राष्ट्रीय हितों का निर्माण करता है, तो राष्ट्रीय हितों के निर्माण में जो है यह भूमिका जरूर होती है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर उसके बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर है वह फेवरेबल है कि नहीं है, उसका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इस नेशनल इंटरेस्ट से प्रभावित है कि नहीं है, या हमारे इस नेशनल इंटरेस्ट से हमारा जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वह जो है इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है। और फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी है वह कहीं जो है प्रभावित हो रहा है, या वह हमारी जो इंटीग्रिटी है वह कहीं प्रभावित हो रही है। तो हम जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, हम जब इंटीग्रिटी की बात करते हैं, हम जब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो हमें हर चीज को, हर बिंदु को, हर विषय को ध्यान में रख के अपनी चीजों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, अपने अस्तित्व को समझना पड़ता है, अपने कैपेबिलिटी को समझना पड़ता है, अपनी क्षमता को समझना पड़ता है। और हर देश कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसी से लेके अपने सारी जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज हैं वह कहीं ना कहीं राष्ट्रीय हितों से प्रभावित होकर ही करता है। उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो मेन उद्देश्य है, वह सिर्फ और सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति है। वह हर संभव कोशिश करता है कि जैसे भी हो सके हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त कर पाए, हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर पाए। इसके लिए वह हर संभव कोशिश करता है। इसके लिए जो है वह यह कोशिश करता है कि कैसे भी करके हमारे जो राष्ट्रीय हित हैं, हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है, वह हम अचीव कर लें, वह जो है हमारे लिए प्राप्त हो जाए, वह जो है हमारे लिए संभव हो सके, और उसके रास्ते में किसी तरह का कोई भी बैरिकेटर न आए या फिर कोई उसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो। क्योंकि हम जो है अपनी सारी एक्टिविटीज, सारी एक्सटर्नल एक्टिविटीज के पीछे हमारे जो है वो एक ही रीजन होता है, एक ही कारण होता है, वह है नेशनल इंटरेस्ट। ठीक, अब नेशनल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो आखिर वो कौन कौन से साधन हैं, वो कौन कौन से मीन्स हैं, माध्यम हैं, जिससे हमारे नेशनल इंटरेस्ट में जो है वो हम अपने प्राप्त कर सकते हैं,
या फिर हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं कि राष्ट्रीय हितों के आखिर वह अभिवृद्धि के साधन क्या क्या है। हम बात करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से फैक्टर हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। आखिर उनसे प्रभावित होने वाले नेशनल इंटरेस्ट जो है वो किन किन चीजों से प्रभावित होता है। तो सबसे पहली चीज अगर हम देखें तो यह है नेशनल लीडरशिप। नेशनल लीडरशिप जो है वह एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो नेशनल इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, क्योंकि लीडर जैसा भी होगा नेशनल इंटरेस्ट उसी तरह का हो जाएगा। क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट में लीडर की भूमिका एक इम्पॉर्टेंट भूमिका हो जाती है, क्योंकि लीडर जो है वह अपने नेशन को रिप्रेजेंट करता है, वह जो है वह उसका प्रतिनिधि होता है, वह उसको प्रेजेंट करता है इंटरनेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। जब भी कोई इंटरनेशनल समिट हो या इंटरनेशनल किसी तरह का कोई भी अगर कुछ भी ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो अगर उसमें जो है वह किसी भी नेशन को प्रेजेंट करने का, रिप्रेजेंट करने का जो काम है वह नेशनल लीडर करता है। तो नेशनल लीडर का एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है कि वह जो है वह अपने देश के जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको वह प्रभावित करता है। साथ ही साथ वह एक अच्छा डिप्लोमेट, एक सफल डिप्लोमेट के रूप में उसको तभी जज किया जाता है जब वह ज्यादा से ज्यादा नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर लेता है। तो कोई भी देश जब अपने नेशनल इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करता है, जब भी नेशनल इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करता है या उसको मेंशन करता है, तो वह उसमें नेशनल लीडर की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि हर इंसान की अपनी एक अलग सोच होती है, हर इंसान की अपनी एक अलग विचारधारा होती है। जैसे अगर हम कंपेयर करें इंडिया के रेफरेंस में, तो नेहरू के रीजन का इंडिया और नरेंद्र मोदी के रीजन का इंडिया, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हालांकि अगर हम इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो नेहरू के रीजन का जो इंडिया था उस समय में भारत जो है वह तुरंत जो है न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में था और इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर चीज की कमी थी। लेकिन फिर भी जो विजन था नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी थी वह जो है वो पीसफुल वर्ल्ड को सपोर्ट करने वाली थी या फिर वह डिफेंसिव मेथड की थी। नेहरू जो है एक डिफेंसिव मेथड की आइडियोलॉजी के समर्थक थे और वह जो है वह हर कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहते थे, क्योंकि हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, हमारा जो है हमारे पास हम कह सकते हैं कि मिलिट्री कैपेसिटी भी बहुत अच्छी नहीं थी, हमारे पास वेपन्स या आर्म भी अच्छे क्वालिटी के नहीं थे, हमारे पास जो है वह रडार भी नहीं थे, हमारे पास तोपें भी अच्छी नहीं थी। तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था या उनका जो उस एटमॉस्फेयर था या सिचुएशन थी वह उस आधार पे थी कि अगर जो है वह उस टाइम में, उस सिनेरियो में नेहरू की पॉलिसी बेहतर थी। लेकिन आज जब इंडिया कैपेबल है, इंडिया के पास मिलिट्री कैपेसिटी भी है, इंडिया के पास टेक्निकल कैपेसिटी भी है, इंडिया के पास जो कह सकते हैं कि वह मोरालिटी भी है और एक जो है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, तो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को आप मोदी के रीजन के बाद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मोदी के बाद नेशनल इंटरेस्ट किस तरह चेंज होते हैं और नरेंद्र मोदी से पहले नेशनल इंटरेस्ट कैसे हो रहा करते हैं। तो कोई भी लीडर है, कोई किसी भी लीडर के जो हर लीडर की एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसमें अपनी एक फॉरसाइटनेस होती है, अपनी दूरदर्शिता होती है और उस आधार पे वो चीजों को देखने और समझने का प्रयास करता है। दूसरी चीज जो नेशनल इंटरेस्ट को प्रभावित करती है, नेशनल इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस डालती है, वह है जो है गवर्नमेंटल सेटअप की, गवर्नमेंट का सेटअप कैसा है, गवर्नमेंट जो है किस तरह की है। अब गवर्नमेंट सेटअप की बात करें तो अगर हम मान लें, इसको भी हम इंडिया के रेफरेंस में समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर ऐसी गवर्नमेंट है जो मेजॉरिटी में है, डेमोक्रेटिक है, मेजॉरिटी में है और एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल गवर्नमेंट के रूप में शासन कर रही है, उसके डिसीजंस में, और जो एक अलायंस के रूप में अगर शासन कर रही है, अगर अलायंस के रूप में अगर सरकार का निर्माण हुआ और अलायंस के माध्यम से वो शासन कर रही है, उसके डिसीजन में आपको जमीन और आसमान का फर्क दिखाई देगा। क्योंकि जो भी गवर्नमेंट अगर वह फुली कंट्रोल है या फिर वह फुल मेजॉरिटी में है, पूरी मेजॉरिटी के साथ है और वह जो है सेल्फ डिसीजन आराम से ले सकती है, कोई भी बोल्ड डिसीजन ले सकती है, चाहे तो वह किसी के साथ संबंध क्रिएट बनाए या फिर वो संबंध को खत्म कर सकती है, वह हर तरह के डिसीजन खुद ही ले सकती है, स्वयं ले सकती है, उसमें किसी का कोई रोल नहीं होता। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉलोनियल स्टेट की या फिर यह कह ले कि कॉलोनियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट की, तो हम देखते हैं कि जब एक अलायंस का निर्माण करते हैं, जब हम एक समझौते या गठबंधन की सरकार का निर्माण करते हैं,
तो उस समय हम यह चीज देखते हैं कि उसमें गवर्नमेंट को निर्णय लेने से पहले अपने अलायंस के मेंबरों से जो है वह सहमति लेनी पड़ती है, उनसे कंसेंट लेना पड़ता है और उनके हिसाब से हमें अपने डिसीजन को प्रभावित करना पड़ता है। तो इन दोनों ही सिचुएशन में जब नेशनल इंटरेस्ट जो है वह इस चीज से भी प्रभावित होता है कि हमारा गवर्नमेंटल सेटअप कैसा है, हमारी सरकार की व्यवस्था कैसी है, हम डेमोक्रेटिक मेथड से आते हैं, मोनार्कियल मेथड से आते हैं, हम जो है वो प्रेसिडेंटियल मेथड से आते हैं कि पार्लियामेंट्री मेथड से आते हैं, हमारी सरकार जो है वो मेजॉरिटी फुल सरकार है या फिर एक अलायंस की सरकार है। तो ये सारी चीजें जो है वह कहीं ना कहीं हमारे नेशनल इंटरेस्ट को इफेक्ट डालती हैं, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करती हैं। साथ ही साथ हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो आइडियोलॉजी है, वह भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट को क्या करती है, प्रभावित करती है। अगर मान लीजिए हमारी आइडियोलॉजी जो है या कैम्युनिज्म बेस पे है या फिर सोशलिज्म बेस पे है, तो हमारी जो आइडियोलॉजी है वह हमें, हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट होगा वो हमेशा ही सोशलिज्म या कम्युनिज्म को जो है डेवलप करने वाला होगा, उसको बढ़ाने वाला होगा, उसको इंक्रीज करने वाला होगा। लेकिन जो ही अगर हम देखें कि हमारी जो आइडियोलॉजी है, अगर हमारी आइडियोलॉजी अगर कैपिटलिज्म बेस है या कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमारी जो आइडियोलॉजी होगा वह कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन को या कैपिटलिज्म को जो है वह बेनिफिट पहुंचाने वाला काम करेगा, या फिर उसको जो है वो बेनिफिशियल कितनी कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी पॉलिसी उसके लिए बेनिफिशियल हो, हम इसके लिए बात करेंगे। तो जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो नेशनल इंटरेस्ट पे भी कहीं ना कहीं हमारी आइडियोलॉजी एक बड़ा मुद्दा है या एक बड़ा विषय है, एक बड़ा टॉपिक है जो कि उसको प्रभावित करती है। आप जब आइडियोलॉजी की बात करते हो, जब विचारधारा की बात करते हो, तो विचारधारा के आधार पे हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट डिसाइड होता है, तो विचारधारा के आधार पे, आइडियोलॉजी के आधार पे भी हम अपनी रिक्वायरमेंट उससे रखते हैं। और नेशनल इंटरेस्ट को जो है वह प्रभावित करने वाले कारकों में आइडियोलॉजी भी एक महत्वपूर्ण कारक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेशनल इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करने वाले कारक के रूप में हम कस्टम्स को भी मान सकते हैं कि हमारे जो कस्टम्स हैं या फिर हमारे जो कल्चरल वैल्यूज हैं, या भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। क्योंकि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है, हमारा जो राष्ट्रीय हित है, वह कहीं ना कहीं हमारे कस्टम से जुड़ा हुआ है, कस्टम से जुड़ा हुआ है, ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। हमारा जो कस्टम है, हमारी जो परंपरा है, हमारे जो रीति रिवाज है, वह भी कहीं ना कहीं हमारे नेशनल इंटरेस्ट को प्रभावित करते हैं, हमारे राष्ट्रीय हित को प्रभावित करते हैं। अगर हमारा कस्टम जो है वह अहिंसा का समर्थक है, तो अगर हमारे कस्टम्स जो है हमें प्रमोट करते हैं कि हम पीसफुल वर्ल्ड को प्रमोट करें, कहीं ना कहीं अगर वो हमें प्रमोट करते हैं कि हम जो है वर्ल्ड पीस की बात करें या फिर हम नॉन वायलेंस की बात करें, तो हम जो है अगर इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं या हमारे कस्टम से ही प्रभावित है। हमारे कस्टम हमें जो है वह पुश करते हैं, हमारे कस्टम जो है हमें सिखाते हैं, हमें बताते हैं कि हम जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को अपने कस्टम्स या अपने ट्रेडिशंस के बेस पे जो है डिसाइड करें कि हम हमारी परंपरा रही है, हम प्राचीन में कैसे रहे हैं, हमारे रीति रिवाज कैसे रहे हैं, हम अपने रीति रिवाज के आधार पे, हम अपनी परंपराओं के आधार पे अपने जो है नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन कर सकते हैं, या फिर अपने नेशनल इंटरेस्ट का निर्माण कर सकते हैं। हम अपने राष्ट्रीय हित को जब का निर्माण जब करते हैं, हम अपने राष्ट्रीय हित को जब आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमें इन चीज का ध्यान रखना होता है कि हमारा कस्टम कैसा है, हमारा जो है ट्रेडिशन कैसा है। हम इनके आधार पे ही अपने राष्ट्रीय हितों का निर्माण करते हैं, राष्ट्रीय हितों की मांग करते हैं। उसके साथ ही साथ हमें इस चीज का भी ध्यान रखना होता है कि हमारे जो कस्टम है, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, उनको किसी तरह से कोई लिमिटेशन ना हो, उनको किसी तरह से कोई ओवरलैप्स ना कर पाए। तो यह सारी चीजें जो है हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जब आते हैं और नेशनल इंटरेस्ट के बारे में जब हम बात करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट को जब हम समझने की बात करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसमें हम इन सारी चीजों को बात करते हैं या इनको ध्यान में रखते हैं। साथ ही साथ हम कल्चरल वैल्यू की भी बात करते हैं कि हमारा कल्चर कैसा है। अगर हमारा कल्चर जो है वह कुटुंबकम का है, अगर हमारे कल्चर अतिथि देवो भव का है, अगर हमारा कल्चर जो विश्व बंधुत्व का है या फिर सबके कल्याण का है, तो हम अपने वैल्यूज, हमारे जो वैल्यूज हैं, हमारे जो उनको भी हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं। जैसे भारत के अगर
कल्चरल वैल्यू की बात करें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो भारत सबसे बड़ा समर्थक है शांति का। वह चाहता है कि जो हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो फॉरेन जो पॉलिसी मेकर्स थे, वह शुरू से ही नॉन वायलेंस को सबसे ज्यादा सपोर्ट करते थे। और हमारी जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं नॉन वायलेंस को सपोर्ट करती है। और यह जो है इसका कल्चरल वैल्यू है, जिस कल्चरल वैल्यू के बेस पे जो है हम यह बात रखते हैं, करते हैं कि हम जो है कहीं ना कहीं अपने कल्चरल वैल्यू के आधार पे विश्व शांति का समर्थन करते हैं। हम कहीं ना कहीं अपने कल्चरल वैल्यू के आधार पे विश्व शांति की बात करते हैं। हम कल्चरल वैल्यू के आधार पे हमेशा सद्भाव की बात करते हैं, युद्ध को बंद करने की बात करते हैं, पूरे विश्व में हम ये सद्भावना की बात फैलाते हैं। हम पूरे विश्व में संदेश देते हैं कि हम जो है विश्व शांति और भाईचारा, बंधुत्व और एक दूसरे के साथ मिलकर रहने को प्रमोट करते हैं। तो यह हमारे जो कल्चरल वैल्यू है, ये कहीं ना कहीं हमारे नेशनल इंटरेस्ट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। हमारे नेशनल इंटरेस्ट का जब निर्माण हो रहा होता है, हमारे राष्ट्रीय हित को जब आइडेंटिफाई किया जाता है, तो उसमें इन चीजों का भी ध्यान रखा जाता है। हमारे जो है नेशनल इंटरेस्ट को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में अगर हम बात करें, तो इसमें हमारे सोशल ग्रुप्स भी होते हैं। सोशल ग्रुप जो है वह भी कहीं ना कहीं हमारे नेशनल इंटरेस्ट को प्रभावित करते हैं। सोशल ग्रुप के माध्यम से भी हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है वह प्रभावित होते हैं। और यह सोशल ग्रुप जो है एक तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, या फिर एक लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं, या फिर ये फीडबैक लेते हैं पब्लिक से कि हमारा जो है जो पब्लिक है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में किस तरह से रिएक्ट करती है या क्या क्या विचार रखती है। उसके बाद जो जियोग्राफिकल जो हमारा लोकेशन है, हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, हमारी जो भौगोलिक बनावट है, वह भी कहीं ना कहीं नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो प्रभावित करती है। जब हम अपनी भौगोलिक उसकी बात करते हैं, जो जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करते हैं या भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं, तो हम यह इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि हमारी जो पॉलिसीज है, हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है, जब हम उसको फॉर्म करते हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन हमारे नेशनल इंटरेस्ट को कितना हेल्पफुल है, या फिर वह हमारे लिए कितना हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि जियोग्राफिकल सिचुएशन की जब बात करें, तो भारत को अगर हम डिफरेंस में लेके बात करें, तो भारत जो है वो एक तरफ जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है, और तीन तरफ से जो है वह एक तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, और तीन तरफ से जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है। तो अगर हम इसकी सिक्योरिटी को लेके बात करें, या फिर इसकी जियोग्राफिकल सिचुएशन को लेके बात करें, तो आधा साउथ इंडिया जो है वो पूरी तरह से मसालों के लिए प्रसिद्ध है। और जितनी हमारी समुद्री सीमा है वह साउथ इंडिया के तरफ ही है, या फिर यह कह लो कि तीन तरफ से जो घिरी हुई सीमा है वह जो है वो समुद्री सीमा के रूप में है। और समुद्री सीमा से लगे हुए जो राज्य हैं, उन राज्यों में जो है हमें हमारे देश में वह सबसे अच्छा जो है गन्ना और मसालों की पैदावार होती है, जो हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल है। दूसरी चीज जो है, जो उत्तर भारत की अगर हम बात करें, तो उत्तर भारत जो है वो हिमालय से आच्छादित है और गंगा का मैदान है। तो गंगा के मैदान और हिमालय से आच्छादित होने के करते हमारी जो फसलों की पैदावार है वो उत्तर भारत में ज्यादा अच्छी होती है। और उत्तर भारत की पैदावार के दम पे ही हम आर्थिक रूप से अपने आप को, या कह सकते हैं कि फसलों के मामले में अपने आप को संपन्न मानते हैं। तो यह जो हमारी ज्योग्राफिकल सिचुएशन है वह कहीं ना कहीं भारत को एक समृद्ध और संतुष्ट जो है देश के रूप में स्थापित करती है। तो जब हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन करते हैं, जब अपने नेशनल इंटरेस्ट को हम डिसाइड भी करते हैं या फिर उसको फॉर्म करते हैं, तो हम इन चीजों को ध्यान में रखते हैं कि हमारा जियोग्राफिकल सिचुएशन क्या है, और हमारी इस जियोग्राफिकल सिचुएशन के में जो है हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी चीजें चाहिए, हमें क्या क्या आवश्यकता है, हमारे लिए क्या क्या चीजें हेल्पफुल है, और यह सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। फिर अगर हम उसके आगे बात करें, तो हम देखते हैं कि हमारे जो पड़ोसी हैं वह और उनका एटीट्यूड हमारे पक्ष में कैसा है या हमारे साथ कैसा है। हमारा पड़ोसी भी हमारे कहीं ना कहीं हमारे नेशनल इंटरेस्ट को प्रभावित करता है। अगर हमारा पड़ोसी हमारा शुभेच्छु है, अगर हमारा मित्र है, हमारा एक हेल्पफुल पड़ोसी है, हमारा जो है मित्र पड़ोसी है, तो हमारी जो पॉलिसी होगी वो दूसरे तरह की होगी, हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट होगा वो दूसरे तरह का होगा। लेकिन अगर हमको सबसे ज्यादा थ्रेट अपने पड़ोसी से ही है, सबसे ज्यादा भय अपने पड़ोसी से है, सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट अपने पड़ोसी से है, तो हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट होगा वो पड़ोसी के बेस पे होगा, या फिर इस सिचुएशन के बेस पे होगा कि हमें ऐसी सिचुएशन में किन चीजों को कैसे हैंडल करना है। तो अगर हमारा पड़ोसी जैसा है,
तो पड़ोसी के आधार पे हमें अपनी पॉलिसी बनानी पड़ती है, और उस पड़ोसी के आधार पे ही, उस पड़ोसी के एटीट्यूड के आधार पे ही हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट भी बनाना पड़ता है। तो यह भी पड़ोसी और उसका एटीट्यूड भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट को प्रभावित करता है, और हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है इससे प्रभावित होता है। फिर हम जब देखते हैं कि उस समय का जो कह सकते हो कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है या ग्लोबल ट्रेंड है, वह कैसा है। क्योंकि जो ग्लोबल ट्रेंड जिस सिचुएशन का होगा, जैसी स्थिति का होगा, अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड के समय में जो वर्ल्ड ऑर्डर था या फिर जो ग्लोबल ट्रेंड या सिचुएशन थी, उस हिसाब से हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन किया, अपने नेशनल इंटरेस्ट को उस हिसाब से डिसाइड करके और उसके आधार पर हमने एक्शन लिया। तो जैसी सिचुएशन होती है, जैसा भी ग्लोबल ऑर्डर होता है या फिर जैसा भी ग्लोबल ट्रेंड होता है, उस आधार पे हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो यह वो सारे फैक्टर हैं जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, और इनसे हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वह क्या होता है, प्रभावित होता है। हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है इन्हीं सारी चीजों से प्रभावित होता है। और हम जो है जब देखते हैं तो हम इस चीज को महसूस करते हैं कि यह जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है वह इन सारी चीजों से प्रभावित होकर ही फॉर्म होता है, बनता है। और चाहे वह ग्लोबल सिनेरियोस को ध्यान में रख के बने, हमारे कस्टम या कल्चर के बेस पे बने, हमारे नीड्स के बेस पे बने, हमारी जो है सिक्योरिटी के बेस पे बने, हम जैसे भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को बताते हैं या बनाते हैं, वह हमारे कहीं ना कहीं इन सारे सारे मैटर जो है, ये सारे फैक्टर जो है वह हमारे इस नेशनल इंटरेस्ट को क्या करता है, वह डिफाइन करने का काम करता है, नेशनल इंटरेस्ट को फॉर्म करने का काम करता है। अब हम बात करें कि आखिर वो नेशनल इंटरेस्ट के जो अभिवृद्धि के साधन कौन कौन से हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के इंक्रीज करने में, नेशनल इंटरेस्ट को इंक्रीज करने में अपना जो है वह रोल देती है। या फिर अभिवृद्धि का मतलब होता है कि हमें हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको अचीव करने में या प्राप्त करने में क्या क्या चीजें सहायक होती हैं, कौन कौन ऐसी चीजें हैं जो उसको प्राप्त करने में हमारे लिए हेल्पफुल है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो जो सबसे पहला जो कह सकते हैं कि जो सबसे पहला साधन है, जो सबसे पहला जो है मीन्स है, माध्यम है या साधन है, वह जो है वह डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने वाले जितने भी साधन हैं उन सब में सबसे कारगर और सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि डिप्लोमेसी के माध्यम से हम आसानी से बातचीत करके या फिर अन्य तरीके को यूज करके, अन्य लीगल तरीके यूज करके हम जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को क्या करते हैं, अचीव करते हैं या प्राप्त। क्योंकि कोई भी देश जो है वह डिप्लोमेसी इसलिए इम्पोर्टेंट साधन है क्योंकि कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए जो सबसे सुलभ और सबसे आसान मॉडल या माध्यम यूज करता है वह कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी ही है। क्योंकि डिप्लोमेसी जो है वह विदेश नीति के क्रियान्वयन का, विदेश नीति को कह सकते हैं कि गवर्न करने का एक माध्यम होता है। महाराज ने या डिप्लोमेसी के माध्यम से ही हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं या चलाते हैं। यह जो है अपने आप में डिप्लोमेसी जो है अपने आप में मोरल या अनमोरल नहीं होती। ऐसा नहीं है कि ये डिप्लोमेसी मोरल है और कोई दूसरा अनमोरल हो सकती है, या फिर यह कहा जाए कि वह नैतिक या अनैतिक है, नहीं। वह सिर्फ और सिर्फ अपने नेशन के नेशनल इंटरेस्ट के बेस पे ही डिसाइड होती है, क्योंकि उसका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक उद्देश्य होता है, और वह उद्देश्य है अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करना, अपने राष्ट्रीय हित की प्राप्ति करना। तो जब वह उसका ऑब्जेक्टिव डिसाइड है, जब उसका उद्देश्य डिसाइड है, तो कहीं ना कहीं वह यह नहीं सोचती कि कौन से माध्यम सही है, कौन से साधन सही है और कौन से साधन गलत है। उसका तो सीधा सा मोटिव है कि उसको कैसे भी करके जो है हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर लेना है, नेशनल इंटरेस्ट को प्राप्त कर लेना है। अब हम जब बात करते हैं तो इसमें जो है हर देश, हर कंट्री जो है और अपने डिप्लोमेसी जो उसके जो डिप्लोमेट होते हैं उनको जो है वह अपने जो दूतावास जो कह सकते हैं कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वह जो है वो अपने डेलीगेशन के माध्यम से, अपना जो उसका एम्बेसडर होता है उसके माध्यम से, या फिर उसका वो अपना कोई जो पॉलिटिकल लीडर होता है उसके माध्यम से, या फिर अपना जो कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके माध्यम से
हर तरह के माध्यम से वो अपनी डिप्लोमेसी को यूज करने की कोशिश करते हैं और डिप्लोमेसी के माध्यम से अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने का या प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और वो हर संभव कोशिश करते हैं कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, उनका जो डेलीगेशन है, वह जो है उनकी फॉरेन पॉलिसी को और ज्यादा बेनिफिशियल तरीके से प्रेजेंट करे। उनका जो डेलीगेशन है वह चाहती है कि वह जो है ऐसे अपने फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करे, ऐसे बताए, ऐसे प्रेजेंट करे कि वह जो है ज्यादा से ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल हो, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने में वो ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल हो। क्योंकि ये कहा जाता है कि जिस कंट्री का जितना अच्छा डिप्लोमेट होगा, जितनी अच्छी डिप्लोमेसी होगी, उतनी आसानी से उसके नेशनल इंटरेस्ट को प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि डिप्लोमेसी को अगर कहा जाए कि डिप्लोमेसी को जो जज करने का जो क्राइटेरिया है, वह कहीं ना कहीं हमारे नेशनल इंटरेस्ट के बेस पे ही उसको जज किया जाता है। क्योंकि वही कूटनीति, वही डिप्लोमेसी सबसे ज्यादा कारगर है, जो आसानी से, जो बिना किसी नुकसान के आसानी से हमारे नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने में हेल्पफुल है। दूसरा जो कह सकते हैं कि साधन है जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को अचीव अब के अभिवृद्धि में या प्राप्त करने में सहायक होता है, वह है प्रचार या प्रोपेगेंडा। अब हम बात करें तो प्रचार जो है या प्रोपेगेंडा जो है वह नेशनल इंटरेस्ट की वृद्धि में या फिर उसको प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण तरीका है। प्रचार जो है, प्रचार के माध्यम से हम दूसरे राष्ट्र के तर्कों को गलत सिद्ध करना करते हैं और अपनी बात को सही ढंग से फैलाने का एक माध्यम चुन लेते हैं। क्योंकि प्रचार के माध्यम से हम हमेशा यह कहते हैं कि हम सही हैं, हमारी मांग सही है, हमारी स्थिति सही है, हम अपनी बात को सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं, हमें अपनी बात को फैलाने की कोशिश करते हैं और हर संभव कोशिश करते हैं कि प्रचार के माध्यम से जो है हम क्या करें, अपनी बातों को सही ढंग से फैलाएं और दूसरे राष्ट्र के या दूसरे देशों के या अदर नेशंस की बातों को गलत साबित करने का प्रयास करते हैं। तो यह जो हमारी पॉलिसी है, इस प्रचार के माध्यम से, इस प्रोपेगेंडा के माध्यम से हर देश अपनी बात को सही साबित करने, अपनी बात को जो है वह सही सिद्ध करने का प्रयास करने की कोशिश करती है और यह चाहती है कि उसके सामने वाले की जो बात है या फिर दूसरे देश की जो बात है या दूसरे देश की जो पॉलिसी है, उसको वह गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। जिसका एग्जाम्पल हम जो है वर्ल्ड वार के दरमियान या द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान हम देख सकते हैं, जिसमें जो है वह फासिज्म था, नाजिज्म था और कम्युनिज्म था। इन तीनों जो आइडियोलॉजी है, तीनों जो विचार है, वह एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो प्रचार करने में, एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वह एक आम पब्लिक को मोटिवेट करने में या प्रचार करने में लगी हुई थी, जो प्रचार के माध्यम से अपनी अपनी विचारधारा को, अपनी अपनी बात को सही साबित करने में लगी हुई थी। उसमें होता क्या है, फिर उसके बाद कोल्ड वार के समय में भी, कोल्ड वार एरा में भी हम इन चीजों को आसानी से देखते हैं कि शीत युद्ध के बाद या कोल्ड वार के बाद यह जो दो सुपर पावर थे, अमेरिका और रूस, इन दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो प्रचार करना शुरू किया और यह जो है ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप को बढ़ाने या फिर ज्यादा से ज्यादा कंट्री को अपने पक्ष में करने के लिए इन्होंने इस माध्यम का चुनाव किया। इन दोनों का एक ही मोटिव था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ना, ज्यादा से ज्यादा कंट्री को अपने साथ जोड़ना, और इसके लिए इन्होंने जो है यह प्रचार या फिर यह कह सकते हैं कि इस प्रोपेगेंडा के मेथड को चुना और इस आधार पे इन्होंने अपनी पॉलिसियों को एक्सपोज किया, प्रमोट किया और बताया कि हमारी पॉलिसी अच्छी है, उनकी पॉलिसी खराब है। वो बता देते कि उनकी पॉलिसी खराब है, हमारी पॉलिसी अच्छी है। तो प्रचार जो है अपने राष्ट्रीय हित को अभिवृद्धि में या प्राप्ति में एक अच्छा साधन हो सकता है कि हमें जो चीज भी प्राप्त करनी है, हमें जो चीज भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के माध्यम से जिन जिन चीजों को अचीव करना है, हम जो है अपने को उसको लेके पॉजिटिव प्रमोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, हम ऐसे प्रोपोगेट कर सकते हैं कि वह जो है हमारे लिए कितना आवश्यक है और दूसरे के लिए कितना नुकसानदायक है, या फिर दूसरा उसको अच्छे ढंग से नहीं रख पाएगा, हम उसको अच्छे ढंग से रख पाएंगे। तो यह एक तरह से एक जो है साधन है, एक माध्यम है जो नेशनल इंटरेस्ट की प्राप्ति में सहायक होता है और नेशनल इंटरेस्ट को इसके माध्यम से अच्छा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो नेशनल इंटरेस्ट के लिए जिस प्रकार डिप्लोमेसी इंपॉर्टेंस है, उसी तरह प्रचार भी एक जो है इम्पोर्टेंट साधन है
और इसको जो है संचार के माध्यमों से, या फिर यह कह लो कि मीडिया के माध्यमों से, या फिर कह लो अब तो सोशल जो है कह सकते हैं कि मतलब आज का जो परिवेश है वह पूरी तरह से सोशल मीडिया के बेस पे भी हम चाहे तो अपनी चीजों को प्रमोट कर सकते हैं, हम जो है लोगों को अवेयर कर सकते हैं और इस तरह से अपनी बातों को जनता के बीच ले जा सकते हैं, रख सकते हैं और अपने आप को सही और दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इन सारी चीजों को ध्यान देते हैं और इन चीजों को एनालाइज करते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए इन चीजों का सही ढंग से पॉजिटिव वे में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर नेशनल इंटरेस्ट को अगर कह सकते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट के अचीवमेंट में जो एक रोल आता है कि हम नेशनल इंटरेस्ट को कैसे जो है अचीव कर सकते हैं, तो अगर हम उसकी बात करें तो हम देखते हैं कि इसमें जो है पॉलिटिकल वार को भी हम एक साधन के रूप में देख सकते हैं, या पॉलिटिकल वार को भी हम क्या कर सकते हैं एक नेशनल इंटरेस्ट के अचीवमेंट के या नेशनल इंटरेस्ट के अभिवृद्धि के या डेवलपमेंट के साधन के रूप में इसको देख सकते हैं। नेशनल इंटरेस्ट का जो पॉलिटिकल वार है, पॉलिटिकल वार का मतलब डायरेक्ट वार नहीं होता, ऐसा नहीं कि युद्ध हो, ठीक, लेकिन यह न तो युद्ध होता है न ही शांति होती है। जैसे अगर हम कोल्ड वार की बात करें तो कोल्ड वार भी एक जो है नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने का माध्यम था। दोनों जो सुपर पावर थे, दोनों सुपर पावर को का जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि जितने भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी या फिर जितने भी थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज थे जो नए स्वतंत्र हो रहे थे, उन नए स्वतंत्र हो रहे राज्यों को, देशों को अपने पक्ष में करने का जो इंटरेस्ट था, यह अमेरिका का भी था और रूस का भी था। यह एक आइडियोलॉजिकल वार था जिसमें अमेरिका चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा कंट्री जो है वह कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करे, कैपिटलिज्म को स्वीकार करे और कैपिटलिज्म का समर्थन करे। ठीक उसी तरह रूस जो है वह चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा कंट्री जो है वह कैपिटलिज्म को सपोर्ट करे, सोशलिज्म को सपोर्ट करे और हमारे ग्रुप में शामिल हो जाए। तो यह दोनों के बीच जो वार था, यह दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट था, यह सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजिकल था और दोनों के पीछे जो रीजन था वह नेशनल इंटरेस्ट था। दोनों के अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट थे। अमेरिका जहां अपने आप को सुपर पावर के रूप में स्थापित करने के लिए तत्पर था और चाहता था कि जितने ज्यादा हमारे ग्रुप में मेंबर्स बढ़ेंगे उतना मैं सुपर पावर के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाऊंगा। और इसी तरह रूस जो भी है, रूस का भी जो ऑब्जेक्टिव था वो भी सेम था। वो चाहता था कि जितने ज्यादा उसके समर्थक देश बनेंगे उतना ही अपने आप को वह कैपेबल और अपने आप को एक शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित कर पाएगा, स्टेबल कर पाएगा। तो इस तरह से इन दोनों का जो नेशनल इंटरेस्ट था, वह दोनों का नेशनल इंटरेस्ट अपने आप को सुपर पावर के रूप में स्टेबल करने का था। लेकिन अगर हम देखते हैं जो कहा जा सकता है कि जो पॉलिटिकल वार है, पॉलिटिकल वार में न डायरेक्ट वार हो सकता है और न शांति होती है। इसमें होता क्या है, तो इसमें जो है डिप्लोमेसी के माध्यम से उनके ऊपर उनको जो है पनिशमेंट दिलवाया जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि उनको जो है इकोनॉमिकली जो है पनिश किया जाता है, उन पे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया जाता है, उनको जो है उनके बिजनेस को बैन कर दिया जाता है, उनके विरोधियों पर उनके जो है उनके ऊपर दबाव की स्थिति बनाई जाती है और अलग अलग तरीकों से उन ऐसी स्थितियां पैदा कर दी जाती हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है कि वह जो है अपने आप उस नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने में हेल्प देने लगे। इसके लिए किया क्या जाता है कि उसमें जो है अलग अलग तरह से भ्रमपूर्ण प्रचार कर दिया जाता है और जो है सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश की जाती है। इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिए जाते हैं सोसाइटी में, फिर जो है उनमें जो है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया जाता है कि राज्य जो है वो राज्य की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में जब वो लगा रहेगा तो वह अपने एक्सटर्नल एक्टिविटीज पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेगा। उसके साथ ही साथ उनके जो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, उनके कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं या फिर उनके जो है यातायात के जो साधन है, वह जो है उनके ऊपर उनके साथ भी इस तरह के व्यवधान या इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट किए जाते हैं, खड़े कर दिए जाते हैं कि वह जो है सुचारू ढंग से काम ना करें। फिर जो है उनके जो लीडर्स हैं, उनके जो नेशनल लीडर्स हैं, उनको जो है वह किसी भी तरह उनकी हत्या कर देना या फिर कोई अलग तरह के
एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर देना या अलग तरह की जो है एक्टिविटीज में उनको नॉमिनेट कर देना या फिर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ा देना या फिर सरकार का जो है वह तख्ता पलट करा देना, यह सारी चीजें जो है वह कहा जा सकता है कि यह पॉलिटिकल वार में शामिल होती हैं। और कोई भी देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए इन सारी चीजों को कंडक्ट कराता है अपने विपक्ष अपने दूसरे देशों में जिसके साथ वो उसकी दुश्मनी है उनमें इन सारी चीजों को कंडक्ट कराता है और इसके माध्यम से वह कोशिश करता है कि कैसे भी करके हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है वह अचीव हो जाए, हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है वह प्राप्त हो जाए। तो इस तरह से कोई भी देश जब इस तरह के काम में युक्त होता है तो उसका मोटिव होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी से ज्यादा मात्रा में अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति कर ले, राष्ट्रीय हित को प्राप्त कर ले। दूसरा जो साधन है जो नेशनल इंटरेस्ट के अचीवमेंट में एक हेल्प करता है या फिर एक अचीवमेंट के रूप में जो है एक मीन्स या साधन के रूप में प्रयोग होता है, वह है इकोनॉमिकल मीन्स जो होते हैं, इकोनॉमिकल साधन जो होते हैं वह किसी भी राष्ट्र के लिए किसी भी देश के नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने में सबसे ज्यादा कारगर होते हैं। अब आज का जो प्रेजेंट एरा है वह जो है वह सेल्फ सफिशिएंट का नहीं है, जबकि वह जो है क्या है वह आत्मनिर्भरता की जगह अंतरनिर्भरता का युग चला रहा है। ये एरा जो है वो अंतरनिर्भरता का है, हर देश दूसरे देश पे निर्भर है। आप लाख कैपेबल हो, आप लाख शक्तिशाली हो, चाहे वो कितना भी बड़ा देश हो या कितना भी छोटा देश हो, हर देश की निर्भरता दूसरे पे बनी ही बनी है या दूसरे देश पे वो निर्भर है ही, क्योंकि कोई भी देश संपूर्ण नहीं है। हर देश के पास नेशनल रिसोर्स के माध्यम से या किसी अन्य तकनीक के माध्यम से या किसी भी माध्यम से कोई ना कोई रिक्वायरमेंट है जो उसकी रिक्वायरमेंट दूसरा देश पूरा करता है। तो यह जो आत्मनिर्भरता की जगह अंतरनिर्भरता का जो युग है या जो है वह राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि में एक सहायक के रूप में काम करता है, ठीक, क्योंकि आर्थिक संसाधन जो है वह कहीं ना कहीं बल प्रयोग के साधनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम देखें तो अमेरिका जैसे कंट्री के सुपर पावर होने का कारण उसका कोई वार नहीं है जिसने उसने युद्ध लड़ा हो और युद्ध लड़के सबको विजिट करके सबको हरा के उसने अपने आप को सुपर पावर के रूप में स्थापित कर लिया हो। नहीं, उसने अपने इकोनॉमिकल मीन्स को अपने आर्थिक साधन का ऐसा प्रयोग किया है कि अदर्स कंट्रीज उसको सुपर पावर के रूप में मान्यता दे चुकी हैं, क्योंकि उसने जो है आर्थिक सहायता लेकर वो अब दूसरे देशों में अपने सैनिक अड्डे खोलकर दूसरे देशों में अपनी पसंदीदा गवर्नमेंट का निर्माण करा के दूसरे देशों में इंटरफेयर करके, क्योंकि वर्ल्ड के मैक्सिमम जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उनके यहाँ इकोनॉमिकल रिसोर्सेज की कमी है, उनके यहाँ जो है वो डेवलपमेंट की कमी है। और इन सारे माध्यमों से जो कंट्रीज हैं जो इकोनॉमिकल जो है स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं वह जो है इनको इकोनॉमिकल एड देकर या फिर इकोनॉमिकल हेल्प करके या उनके सारे पॉलिसीज को क्या करती हैं अपने पक्ष में करने का प्रयास करती हैं। अगर हम एग्जांपल पे चाइना को देखें तो चाइना हर उस भारत के इर्द गिर्द के हर कंट्री को जिसकी इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है, जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, उनको वह इकोनॉमिकल एड देके उनको अपने पक्ष में करने का प्रयास करता है। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो नेपाल हो, हर देश को वह चाहता है कि वह जो है अपने पक्ष में कर ले। और इसके लिए इसके पीछे उसका नेशनल इंटरेस्ट यह है कि वह हिंद महासागर पे एक छत्र राज्य करना चाहता है और उसको पता है कि हिंद महासागर में राज्य करने से या हिंद महासागर पे राज करने का जो माध्यम है वो बिना इंडिया के हुए नहीं हो सकता। तो वह जो इंडिया को घेरने के लिए, इंडिया को मोतियों की माला की तरफ पिरोने के लिए उसने जो है एक कॉन्सेप्ट बनाया। उसने म्यांमार से श्रीलंका, पाकिस्तान चारों तरफ से जो है इंडिया को घेरने का प्रयास किया है। और यह उसका इसके लिए जो सबसे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रीजन है या रिस्पॉन्सिबल चीज है वो उसका इकोनॉमिकल फैक्टर है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है और वह दूसरे देशों को आर्थिक सहायता देकर, इकोनॉमिकल एड देकर वह हर संभव कोशिश करता है कि उनकी पॉलिसी को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर ले, उसके जो है स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर ले और वह ज्यादा से ज्यादा अपने राष्ट्रीय हितों की आपूर्ति के लिए आर्थिक साधन का प्रयोग करता है। और वो चाहता है कि इस आर्थिक साधन के माध्यम से जो है हम अपने राष्ट्रीय हितों को
प्राप्त कर लेंगे। और इसके लिए जो है वह हर तरह की, चाहे वो रियायत हो, आयात शुल्क लगाना हो या आयात शुल्क कम करना है, अनुबंध करना हो, कम मूल्य पर निर्यात करना हो या कम मूल्य पर सामान देना हो, वह हर तरह के काम करने के लिए, हर तरह की पॉलिसी बनाने के लिए तत्पर है। लेकिन उसका जो मोटिव है वह सिर्फ और सिर्फ यह है कि उसको अपने नेशनल इंटरेस्ट को कैसे भी करके अचीव करना है, अपने नेशनल इंटरेस्ट की पूर्ति करना है। तो इसलिए वो हर संभव कोशिश करता है। फिर जब हम बात करें इसके अगले जो है वह माध्यम या मीन्स या साधन की, तो इंपीरियलिज्म जो है अगला ऐसा साधन जो राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि में अपना रोल देता है या एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वह इंपीरियलिज्म है। इंपीरियलिज्म या साम्राज्यवाद जो है 1945 से, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो है जितनी भी बड़ी शक्तियां थी, उन सारी बड़ी शक्तियों ने इंपीरियलिज्म के माध्यम से ही अपने नेशनल इंटरेस्ट को इंक्रीज करने में, नेशनल इंटरेस्ट के अभिवृद्धि में इसको सबसे ज्यादा यूज किया। जब कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की, राज्य की सीमा और जनता पर, यह इंपीरियलिज्म क्या है एक्चुअली में, यह है क्या साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म है क्या, यह इतना कारगर कैसे है? क्योंकि अगर आप 1945 के पहले का जब एरा आप अगर देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो आपको दिखेगा कि वर्ल्ड के मैक्सिमम कंटिनेंट जो है, चाहे वो अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, एशिया हो, ये सब जो है किसी न किसी यूरोपियन कंट्री की कॉलोनीज के रूप में थी। और यही यूरोपियन कंट्री ने इन पे अपना जो कॉलोनीज बनाया था, उसका जो बेस था वो इंपीरियलिज्म ही था या फिर साम्राज्यवाद था। उसमें वह जो है बिजनेस के पर्पज से या अदर किसी पर्पज से वो उस कंट्री में आते हैं और फिर वह जो है उनके पूरे गवर्नमेंट को, पूरे पब्लिक पे अपना कब्जा कर लेते हैं और कब्जा करके और उस पे पूरी तरह से अपना अधिकार जमा लेते हैं। यह जो इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट था, यह इंपीरियलिज्म एक तरह से अपने साम्राज्य के विस्तार का था। और इसके लिए माध्यम कोई भी हो सकते हैं। नेशनल इंटरेस्ट सिर्फ यह था कि हमें विश्व के व्यापक जगहों पे, विश्व के अधिकांश भागों पे, विश्व जो वर्ल्ड का जो मैक्सिमम एरिया है, उस एरिया को अपनी आइडियोलॉजी से, अपने जो है मोनार्की से, अपने गवर्नमेंट से क्या कर लेना है, कवर कर लेना है, उस पर कब्जा कर लेना है। इसीलिए ब्रिटेन के बारे में, ब्रिटेन वर्ल्ड का सबसे बड़ी कॉलोनीज थी ब्रिटेन की, और इसीलिए ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है कि उसका कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, क्योंकि किसी न किसी कंटिनेंट में, किसी न किसी महाद्वीप पर जब भी सूर्य उदित होता था, वहां पे ब्रिटेन का राज्य रहता था। तो यह जो इंपीरियलिज्म है, इस इंपीरियलिज्म में होता क्या है कि कोई एक राज्य दूसरे राज्य की सरकार पे, पब्लिक पे अपना जबरदस्ती या फिर जैसे भी करता है, चाहे वो इकोनॉमिकल एड लेके कब्जा कर ले या फिर जबरदस्ती कब्जा कर ले, कैसे भी करके वो उन पे कब्जा कर लेता था और पूरी तरह से उनके विचारधारा को खत्म करके उनके ऊपर अपना शासन, अपनी विचारधारा थोप देता था। मोटिव सिर्फ एक था कि हमको कैसे भी करके अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करना है, नेशनल इंटरेस्ट को प्राप्त करना है। और इसके लिए जो है अलग अलग तरह के माध्यम अपनाए जाने लगे। क्योंकि यह जो, जब हम 1945 के पहले के एरा को देखें और उसके बाद 1945 के बाद के एरा को देखें, तो हम देखेंगे कि इंपीरियलिज्म का जो स्वरूप है, जो उसका नेचर है, वह जो है, जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसकी काम करने की प्रक्रिया है, वह भी पूरी तरह से चेंज दिखती है। जहां 1945 से पहले जो यूरोपियन कंट्रीज थी, वह अपने मिलिट्री के माध्यम से या अपने अन्य किसी माध्यम से वह क्या करती थी, वह उस देश के पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर पे पूरी तरह से कब्जा कर लेती थी। अब जो है इंपीरियलिज्म का एक नया जो है स्वरूप सामने आता है। इंपीरियलिज्म का एक नया जो है वह कह सकते हैं कि एक नया स्वरूप उभर के सामने आता है। और वह क्या था कि वह जो है इकोनॉमिकल एड के माध्यम से या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से या फिर अदर तरीकों से वह उस देश को, उस कंट्री को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम 1945 के बाद को देखें, तो इसमें दो सबसे कारगर हथियार था या फिर दो सबसे कारगर साधन था जो इंपीरियलिज्म के डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल देता था। वह दो क्या था? एक था इकोनॉमिकल एड, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया कि यह जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ल्ड के मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं वह न्यूली इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र। अब जो ये स्वतंत्र देश थे, इनके पास ना कोई विजन था,
इनके पास न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, इनके पास न रॉ मटेरियल को सिस्टमेटिक ढंग से यूज करने की तकनीक थी, न इनके पास कोई इंडस्ट्री थी, न इनके पास कोई एजुकेशन प्लान था, न इनके पास कोई अपनी इंडिविजुअल आइडियोलॉजी थी। क्योंकि जो कॉलोनीज के एरा में थे, तो कॉलोनीज में जिस भी कंट्री के कॉलोनीज थे, उसकी आइडियोलॉजी को अपनी आइडियोलॉजी मानते थे। इन सारी चीजों को अब नए तरीके से डेवलप करना था, नए तरीके से शुरू करना था, खड़ा करना था। तो इस स्थिति में हर देश के पास जो सबसे बड़ी समस्या आई, चाहे वो भारत की क्यों ना हो, हर देश के पास जो सबसे बड़ी समस्या आई वो फंड की समस्या आई। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड चाहिए, रॉ मटेरियल व्यवस्थित करने के लिए फंड चाहिए, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए फंड चाहिए, अपने जो नया हमको स्केच करना है, नया नया स्ट्रक्चर खड़ा करना है, उसके लिए फंड चाहिए, हेल्थ इश्यूज है उसके लिए फंड चाहिए, हमारे जो पॉपुलेशन है उसके नीड्स को फुलफिल करने के लिए फंड चाहिए। अब ये फंड आए कहाँ से? इसके लिए जो इंपीरियलिज्म की कंट्रीज थी, जो यूरोपियन कंट्रीज थी, जो पहले इंपीरियलिज्म को दूसरे तरीके से हैंडल करती थी, उन लोगों ने अब क्या किया, अब एक नया स्वरूप, एक नए माध्यम से अपने इंपीरियलिज्म को प्रमोट करना शुरू कर दिया। वह नया माध्यम क्या था? वह नया माध्यम था इकोनॉमिकल एड। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, उसके बाद हेल्थ के नाम पे, हर अलग अलग तरीकों के नाम पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने इकोनॉमिकल एड देना शुरू कर दिया। मोटिव क्या था? नेशनल इंटरेस्ट के हमारा जो है इनके ऊपर इकोनॉमिकल माध्यम से ही, इकोनॉमिकल मीन्स के माध्यम से ही इनके ऊपर क्या हो जाए, कब्जा हो जाए। फिर जो दूसरा इन्होंने माध्यम चुना इकोनॉमिकल एड के बाद, इन्होंने जो दूसरा माध्यम चुना इनको अपने ग्रुप में शामिल करने का या अपने कंट्रोल में लेने का, वह जो था वह था आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी के माध्यम से भी जो इंपीरियलिज्म के सपोर्टर देश थे, इन्होंने एक नए तरह का प्लान शुरू किया कि हम जो है अपनी विचारधारा के आधार पे आपको ऐड दे देंगे, विचारधारा के आधार पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे, विचारधारा के आधार पे आपको टेक्निक प्रोवाइड करा देंगे, विचारधारा के आधार पे हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन इन सबका मोटिव सिर्फ एक था कि मैक्सिमम कंट्रीज को अपने अपने खेमे में शामिल करना, अपने अपने ग्रुप में शामिल करना। अगर हम आइडियोलॉजिकल बात करें तो आइडियोलॉजी के आधार पर पूरे वर्ल्ड में सिर्फ दो ही तरह की मेन, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दो ही तरह की मेन आइडियोलॉजी थी, और वह जो मेन आइडियोलॉजी थी वह थी, एक कैपिटलिज्म थी और दूसरा सोशलिज्म था। यह दोनों जो है वो अपनी अपनी तरह से इस इंपीरियलिज्म को प्रमोट करने को, इस इंपीरियलिज्म को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। अब हम जब इंपीरियलिज्म की एरा की बात करें तो इन दो तरह से, एक तरफ सोशलिज्म, एक तरफ कैपिटलिज्म। लेकिन इसके बाद एक तीसरा जो ग्रुप आया, जो तीसरा ग्रुप था वह था नॉन अलाइनमेंट ग्रुप या नैम का ग्रुप, जो किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहता था, जो सेल्फ जो है अपने आप को सेल्फ जो है वह स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहता था, वह सेल्फ मोटिवेटेड था। वह चाहता था कि मैं किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होगा, मैं किसी की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करूंगा, मैं किसी की आइडियोलॉजी को कॉपी नहीं करूंगा, मैं जो करूंगा स्वयं के आधार पे ही अपना डेवलपमेंट करूंगा। उसके बाद अगर हम बात करें जो अगला जो साधन है, जो मीन्स है, जो कहीं ना कहीं नेशनल इंटरेस्ट के नेशनल इंटरेस्ट को इंक्रीज करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल देता है, वह जो था वह था कॉलोनीज या न्यू कॉलोनीज। कॉलोनिज्म या न्यू कॉलोनिज्म का मतलब है कि उपनिवेशवाद या नव उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद का क्या मतलब है कि आप देखेंगे कि 18th और 19th जो सेंचुरी है उसमें यूरोप के जितने भी पावर्स हैं, जो कह सकते हैं कि जो कैपेबल कंट्रीज थी, कैपेबल कंट्रीज का मतलब वह कंट्रीज जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन में या फिर कह लो कि जिनकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बेहतर थी, जिनका इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जो है वह ग्रोथफुल था या फिर स्ट्रॉन्ग था, उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने अलग अलग कंटेंट में या जो अलग अलग कंटिनेंट है या महाद्वीप हैं, उन महाद्वीपों में, उन कॉन्टिनेंट में जो है उन लोगों ने अपने शक्तियों का प्रयोग करके, अपने पावर्स को यूज करके उन्होंने वहां के देशों को क्या किया, अपने अधीन कर लिया। जैसे भारत पे की बात करें तो भारत पे जो है वह ब्रिटिश जो सरकार थी या ब्रिटिश कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले शासन करके इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन कर दिया, गुलाम करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन कर दिया।
और इस तरह से भारत को उन्होंने क्या कर दिया, एक उपनिवेश के रूप में, एक जो है कॉलोनीज के रूप में डेवलप कर दिया। मतलब कि हमारी जो सत्ता है वह ब्रिटेन में है और हम उसके यूनिट के रूप में इंडिया में शासन कर रहे हैं, और यह इंडिया पूरी तरह से ब्रिटेन से गवर्न है, और ब्रिटेन की एक यूनिट जो है वो इंडिया में रह के इंडिया के लोगों पे शासन कर रही है। तो यह जो उपनिवेश था यह पूरी तरह से, मतलब हमारी पॉलिसी, हमारा स्ट्रक्चर, हमारा फ्यूचर, ये सब कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और उस ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने उस यूनिट को, जिसको उन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में रखा हुआ है, उस यूनिट को इन्फॉर्म करेगी, उस पॉलिसी से उस यूनिट को इन्फॉर्म किया जाएगा, और वो यूनिट जो है वो उस पॉलिसी को हमारे ऊपर यूज करेगी और हमारे पे शासन करेगी। तो यह जो कॉलोनीज का कॉन्सेप्ट था यह 1945 तक चला। यह इंपीरियलिज्म का ही एक रूप था कि इंपीरियलिज्म के आधार पे कॉलोनी बनाई जाती थी और कॉलोनी से उस देश के ऊपर शासन किया जाता था। 1945 में यह जो है ट्रेंड चेंज होता है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार प्रिजर्वेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए लड़ा गया था, लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए लड़ा गया था। तो जब आप एक तरफ लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, फिर आप दूसरी तरफ कैसे कंट्रियों को लोकतंत्र के लिए स्वतंत्रता नहीं देंगे। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो नए देश जो उदित होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इन नए देशों को थर्ड वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। अब यह जो थर्ड वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट आया, तो थर्ड वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट के बाद जितने भी न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, उनको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, उनको अपने यहाँ रॉ मटेरियल को यूज करने के लिए, अपने आप को संगठित करने के लिए, अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए, अपने आप को खड़ा करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज थी वो इकोनॉमिकल फंड था। और इसलिए यह जो नव निवेशवाद या जो न्यू कॉलोनिज्म जो आइडिया आया, वह इकोनॉमिकल एड को लेके था कि हम जो है आपको इकोनॉमिकल एड दे रहे हैं, आप जो है क्या करिए, आप हमारी आइडियोलॉजी को फॉलो कर लीजिए, हमसे ऐड ले लीजिए, और आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए कि आप अपने यहाँ से रॉ मटेरियल हमें देंगे और हम अपने यहाँ से उस रॉ मटेरियल से मटेरियल तैयार करके आपके मार्केट में बेचेंगे। तो उनको एक मार्केट चाहिए था, एक बाजार चाहिए था, और इस बाजार के लिए उन्होंने न्यू कॉलोनिज्म एरा जो है वह एक डेवलप किया। और इसमें उनको यह चाहिए था कि जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं उनके रॉ मटेरियल को वह ले जाते थे और अपने यहाँ इंडस्ट्री में उसे बना के फिर उसके यहाँ इसको लाके बेच देते थे। तो यह जो कॉन्सेप्ट था, यह जो आइडिया था, यह जो विचार था, यह जो है नव उपनिवेशवाद या न्यू कॉलोनिज्म के रूप में स्थापित हुआ। इसमें 70 जितने चूंकि कारण था कि अगर हम देखें इकोनॉमिकल रिसोर्सेज को देखें, अगर हम इकोनॉमिकल रिसोर्सेज को अगर एनालाइज करें या डीपली देखें, तो हमें यह महसूस होगा कि जितने भी न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, वर्ल्ड का 70% से ज्यादा जो रॉ मटेरियल है वह इन्हीं कंट्रीज में पाया जाता था। और 30% जो इंडस्ट्री है, ठीक इसके विपरीत अगर इंडस्ट्री को एनालाइज करें तो जो 70% इंडस्ट्री है वह यूरोपियन कंट्रीज में पाए जाते थे। तो रॉ मटेरियल अल्प विकसित या न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज में मिलता था, और जो इंडस्ट्री थी वह इंडस्ट्री जो है वह डेवलप्ड कंट्री में पाई जाती थी, या जो इंडस्ट्रीज कंपनी थी कंट्रीज थी वहां पाई जाती थी। उनको रॉ मटेरियल चाहिए था और इनको मटेरियल चाहिए था। दोनों के बीच यह एक नए तरह का कॉन्सेप्ट जो डेवलप किया गया वो यह किया गया कि हम आपके रॉ मटेरियल को लेंगे और हम जो है उस रॉ मटेरियल से एक माल को तैयार करेंगे, गुड्स तैयार करेंगे, और उस गुड्स को आपके मार्केट में बेचेंगे। आप जो है हमसे गुड्स लेंगे, हमसे माल लेंगे और हम आपसे रॉ मटेरियल लेंगे। तो यह जो रॉ मटेरियल लेने का एक माध्यम था, इसको जो है इकोनॉमिकल एड के माध्यम से जोड़ा गया। क्योंकि अगर हम किसी को कर्ज दे दें, जैसे होता क्या है अमूमन गांव देहात, या अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें तो होता क्या है, अभी भी गांव में ऐसी स्थिति है कि अगर आपको मजदूर नहीं मिल रहे हैं, आपने किसी को कर्ज दे दिया है, तो उस कर्ज से दबा हुआ व्यक्ति आपकी मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाता है, और वह उस मजदूरी को बाउंडेड लेबर के आधार पर भी करता है। ऐसा नहीं है कि वह मजदूरी कर रहा है तो उसका कोई मूल्य लेगा नहीं, आपको क्योंकि उसने इकोनॉमिकल एड दिया हुआ है, पैसा दिया हुआ है, तो इस एवज में आपके यहाँ काम कर लेता है। अभी भी शहरों का तो कम, लेकिन गाँव में भी ये कल्चर डेवलप, अभी भी कल्चर यह चल रहा है और ऐसा होता है। तो सेम इसी तरह जो डेवलप्ड कंट्री थी वह जो है अंडर डेवलपिंग कंट्रीज को इकोनॉमिकल एड दे देती थी, और फिर उनसे मोह मांगा अपनी इच्छा के हिसाब से, अपने हित के हिसाब से, अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से उनसे समझौते करा लेती थी, उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेती थी, और उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे उनका इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर देती थी। तो यह जो एरा है, यह जो एरा था वह कहा जा सकता है कि कॉलोनिज्म के एरा से इतर जो है एक नए तरह का एरा डेवलप हुआ,
जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डेवलप हुआ वह था नवोपनिवेशवाद का या न्यू कॉलोनिज्म का, जिसमें कंट्रीज जो है वह डायरेक्ट रूल ना करके इनडायरेक्ट या इकोनॉमिकल मैटर से वह रूल करती थी, वह जो है इंटरफेयर करती थी गवर्नमेंट में, वह जो है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटरफेयर करती है, वह जो है उनके आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में इंटरफेयर करती है, वह उनके जो है कह सकते हैं कि उनका जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है या फिर वह डायरेक्ट इन्वॉल्व ना होकर इनडायरेक्ट उसको हैंडल करती है। आप चाहें तो इसको समझने के लिए विश्व के बहुत सारे देशों से एग्जाम्पल के रूप में इसको देख सकते हैं। अब हम अगर अगले मीन्स या साधन की बात करें जो नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने में या नेशनल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने में जो अपना रोल देता है, तो वह जो है वह है वार या युद्ध। युद्ध भी जो है वह नेशनल इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं अचीव करने का एक माध्यम है। हालांकि यह जान लीजिए कि वार तभी कंडक्ट होता है, वार तभी होता है जब डिप्लोमेसी फेल होता है, होती है, बैलेंस ऑफ पावर फेल होता है। क्योंकि कोई भी देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए जो माध्यम चूज करता है, उस माध्यम में सबसे कारगर माध्यम उसकी डिप्लोमेसी होती है। वह डिप्लोमेसी के माध्यम से यह चाहता है कि उसकी जो है वो डिप्लोमेसी के माध्यम से वह अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने की कोशिश करता है, नेशनल इंटरेस्ट को प्राप्त करने की कोशिश करता है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता, उसकी जो है डिप्लोमेसी फेल हो जाती है, उसकी डिप्लोमेसी अगर कारगर सिद्ध नहीं होती, वो अपने डिप्लोमेसी को सही ढंग से यूज नहीं कर पाता, तो इसका मतलब है कि वह अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए क्या करेगा, वह अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए वार का या युद्ध का सहारा लेगा। अब राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए, राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए वार जो है, युद्ध जो है, वो एक अंतिम विकल्प होता है। और इस अंतिम विकल्प के माध्यम से ही कोई भी देश, जब सारे विकल्प फेल हो जाते हैं, तो कोई भी देश अपने इस विकल्प के माध्यम से, अपने इस युद्ध के माध्यम से अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति का क्या करता है, प्रचार करता है या राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का प्रयास करता है। अब जो है युद्ध जो है नो डाउट की युद्ध है, और युद्ध के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, युद्ध के माध्यम से हम अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्त करने का एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, या युद्ध के माध्यम से हम राष्ट्रीय हितों की प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो अगर राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का जो प्रयास की बात है, तब हम देखते हैं कि हम राष्ट्रीय हितों की पूर्ति की जब बात करने लगते हैं, तो युद्ध जो है वह कहीं ना कहीं वह नुकसान देता है किसको, सबको, चाहे वो सामने वाले कंट्रीज हो या अपनी कंट्री हो। इसीलिए युद्ध को नेशनल इंटरेस्ट के अचीवमेंट में वार या युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में चयन किया जाता है, अंतिम विकल्प के रूप में माना जाता है। यह देखा जाता है कि जब सारे विकल्प फेल हो जाते हैं, जब सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं, तब जो है हम क्या करते हैं, नेशनल जो वार है, वार को नेशनल इंटरेस्ट के अचीवमेंट के माध्यम के रूप में यूज करते हैं। थैंक यू। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। फिर हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।